Hello aspirants, welcome back to UPSC Mantra. My name is Rajiv Ahir. आज के सत्र में in today's session we learn about the detailed aspects of Indus Valley Civilization. सिंधु घाटी सभ्यता के मैसिव आर्किटेक्चर, कल्चर, स्कल्पचर्स, मूर्ति कलाओं, स्थापत्य कलाओं और अलग अलग कला से संबंधित पहलुओं को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैसिव आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर को जानने से पहले एक नज़र उन सभी तमाम इमेजेस पर जो शायद आपको एक रूडिमेंट्री इंफॉर्मेशन, एक प्रारंभिक जानकारी दें, एक आइडिया दें कि किस प्रकार का मैसिव आर्किटेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है। ऑन स्क्रीन आपको एक इमेज विजुअल है जिसमें सिटाडेल और लोअर टाउन का जिक्र है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो सेटलमेंट बनाया जाता था, जो सिटाडेल या लोअर टाउन का कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट में एक तो हमारे पास ऊंचे भवन जिन्हें हमने सिटाडेल का नाम दिया, इन्हीं को हम एक्रोपोलिस बोलते थे, एक्रोपोलिस, और इन्हीं को हम कैसल बोलते थे, कैसल। और एक मिलेगा आपको लोअर टाउन, लोअर टाउन यानी नगर के वेस्टर्न पोर्शन में, पश्चिम में आपको मिलेगा सिटाडेल और ईस्ट में, पूर्व में आपको मिलेगा लोअर टाउन। लोअर टाउन का जो एरिया है वो एरिया सिटाडेल के एरिया से बहुत ज़्यादा होता था। यानी सिटाडेल की हाइट भले 40 से 50 फीट की हो, यानी ये सिटाडेल आमतौर पर 40 से 50 फीट ऊंचे बनाए जाते थे, लेकिन इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ एक्सपेंशन, ये एरिया इनका कम है और लोअर टाउन का एरिया ज़्यादा। एक तो हो गया ये फीचर। दूसरी इमेज में आप देख रहे हो, इस पूरे सेटलमेंट को, इस पूरे हैबिटेशन को एक बड़ी चार दीवारी से कवर कर दिया गया है। ये इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, यानी किलेबंदी होती थी हर सेटलमेंट की। अब ये सेटलमेंट जो है इसको बहुत मोटी और मजबूत दीवारों से बंद कर दिया जाता था, घेर दिया जाता था। पर्पस क्या रहा होगा? संभवतः ये लोग फ्लड से, बाढ़ से अपने सेटलमेंट को बचाने की कोशिश करते थे। हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऑफलाइन क्लासेस में कवर किया है कि फ्रीक्वेंटली फ्लड्स का आना यहाँ पर आम बात थी, तो ये अपने नगरों को उन बाढ़ से बचाने के लिए बड़ी ऊंची और मजबूत दीवारों से पूरे सेटलमेंट को कवर कर दिया करते थे, फोर्टिफाई कर दिया करते थे, इसे किलेबंदी बोलते हैं। तीसरे इमेज में आपको ये जो दिख रहा है ये है ग्रेट बाथ, यानी मोहनजोदड़ो से मिलने वाला विशाल स्नानागार। इस स्नानागार के हम फीचर्स देखेंगे कि इसमें संभवतः सैक्रेड डिप, पवित्र डुबकी लगाने के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा, या फिर रिचुअल क्लींजिंग या रिचुअल बाथिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा। मतलब ये किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होने वाला पूल या टैंक है। इसमें हमें स्टेयरकेसेस, सीढ़ियाँ मिली हैं, हमें चेंजिंग रूम्स मिले हैं, हमें साइड रूम्स मिले हैं जिसमें संभवतः सर्वेंट क्लास के लोग रहा करते होंगे। इसमें हमें नियर बाई एक वेल, एक कुआं मिला है, उस कुएं से साफ पानी हम ग्रेट बाथ में डिस्चार्ज करेंगे और ग्रेट बाथ का जो गंदा पानी होगा उसको हम ड्रेन आउट करेंगे। उसकी भी सुविधा इस बड़े स्ट्रक्चर में थी जिसको हम विशाल स्नानागार बोलते हैं। इसके अलावा ये इमेज है, इस इमेज में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक सेटलमेंट को बड़ा बनाने की कोशिश की गई कि संभवतः ये कैसा होता होगा। तो ये लोअर टाउन में 1 रूम्ड हाउसेस से लेकर 12 रूम्ड हाउसेस तक के घर मिले हैं, यानी एक कमरे से लेकर 12 कमरे तक हमें घर मिले हैं लोअर टाउन्स में। इसके अलावा ये वही ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर है और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया एक इमेज है। यहाँ पे ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये जो गलियाँ हैं, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे काटती हैं। ये इतनी चौड़ी गलियाँ हैं कि इनमें 2 बैलगाड़ियाँ आपस में साथ साथ में आराम से निकल सकती हैं। यह हमने पाया कि 2 मंजिला मकान जो है वो आम बात है, 2 स्टोरी बिल्डिंग्स, इसमें ये सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेयर केसेस को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न को इन डिटेल स्टडी करेंगे। ड्रेनेज पैटर्न कैसा, इनका ड्रेनेज पैटर्न होता था,
इसके अलावा हम स्ट्रीट्स को स्टडी करेंगे। स्ट्रीट्स के अलावा हम हाउसिंग पैटर्न को स्टडी करेंगे, और हाउसिंग पैटर्न सिटाडेल का अलग और लोअर टाउन का अलग। इसके बाद हम देखेंगे कि ड्रिंकिंग और वाथिंग यानी नहाने और पीने के पानी के लिए ये किस सोर्स से पानी लिया करते थे, और ये सुविधाएं सिटाडेल और लोअर टाउन में किस प्रकार अवेलेबल कराई जाती थी। इसके बाद हम बाथरूम्स की भी स्टडी करेंगे। इसके बाद हम मेन गेट्स और विंडोज़ की भी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम स्टेयर्स की स्टडी करेंगे कि ये जो सीढ़ियाँ बनाते हैं वो सीढ़ियाँ कैसे बनाते थे, विंडोज़, गेट्स। और क्या बचता है, पीने के पानी और नहाने के पानी के लिए हम अलग अलग सोर्सेज का यूज़ देखेंगे, कैसे बनाते थे, क्या क्या सोर्सेज होते थे, कैसे यूज़ करते थे। सैनिटेशन और हाइजीन से संबंधित हम इनके फीचर्स को हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा किचन के बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसा किचन होता था। हमें 20 पिलर्ड हॉल भी मिलता है, तो 20 पिलर्ड हॉल्स की भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से पब्लिक बिल्डिंग्स मिलती हैं, उन पब्लिक बिल्डिंग्स को भी हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। हम ग्रेनरी या अन्नागारों को भी स्टडी करेंगे। ऐसे तमाम ऐसे फीचर्स हैं। एक फीचर और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मूर्ति कलाओं वाला है, स्कल्पचर्स। उस स्कल्पचर्स में हम ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल को स्टडी करेंगे। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल के अलावा मेल टोर्सो है, उसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। और मेल टोर्सो के अलावा बियर्डेड प्रीस्ट, दाढ़ी वाले एक प्रीस्ट मिले हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो तमाम ऐसे फीचर्स हैं जिनको आज हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इस आर्किटेक्चर वाले इस सेशन में। शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बेसिक शब्द जो हैं उनकी जानकारी दे देता हूँ। क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो आर्ट और कल्चर ये दोनों शब्दों का मतलब हमें पता होना जरूरी है। कल्चर क्या है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर क्या होता है? ये जीवन जीने का एक तरीका है, सबसिस्टेंस पैटर्न जिसको हम बोल सकते हैं, वे ऑफ लाइफ है। इस वे ऑफ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारा बिहेवियर आता है, बिलीफ सिस्टम्स आते हैं, वैल्यूज़ आते हैं, सिम्बल्स जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कैसे इंटरेक्शन करते हैं, हमारी बोलचाल, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें आमतौर पर वे ऑफ लाइफ का पार्ट होती है। और कल्चर, आर्ट क्या है? आर्ट एक कल्चर को एक्सप्रेस करने का माध्यम है। कल्चर को एक्सप्रेस करने का माध्यम है। तो हम किस प्रकार से इस कल्चर को एक्सप्रेस करें, उसको हम आर्ट बोलते हैं। ये जो आर्ट है ये जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है। आर्ट को हम बोलते हैं, पहला परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट। इसके अलावा दूसरा होता है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स। और फिर एक कैटेगरी में हमने अदर्स को डाल दिया, यानी वो आर्ट जो ना परफॉर्मिंग आर्ट का हिस्सा है और ना ही विजुअल आर्ट का, उसको हमने अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया। परफॉर्मिंग आर्ट्स में वो कला आती है जिसे हम परफॉर्म करते हैं, जैसे थिएटर हो गया, है ना, जैसे स्टेज ड्रामा हो गया, स्टेज प्ले हो गया, है ना। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक हो गया, पपेट्री हो गया। पपेट्री मतलब राजस्थान में जिस प्रकार पपेट्स का यूज़ करते हैं, धागे से बांध के उनको हम अलग अलग एक्ट्स में शामिल करते हैं, उसको हम पपेट्री बोलते हैं। पपेट्री के अलावा आप अपना आजकल का स्टैंड अप कॉमेडी, तो स्टैंड अप कॉमेडी ये भी परफॉर्मिंग आर्ट का हिस्सा हुआ। वो सारी चीज़ें जिनको हम परफॉर्म करके दिखाते हैं और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसे हम परफॉर्मिंग आर्ट की कैटेगरी में डालते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट के एग्जाम्पल्स के बाद फिर हम आते हैं विजुअल आर्ट्स। वो जिसको हम देखकर उसके मैसिव स्ट्रक्चर को अप्रिशिएट करते हैं, उसे हम विजुअल आर्ट्स बोलते हैं। विजुअल आर्ट में हमारे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, स्थापत्य कला, स्कल्पचर, पेंटिंग, इस प्रकार की चीज़ें हमारी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग और पॉटरी, मृदभांड, ऐसी कई सारी चीज़ें हमारी विजुअल आर्ट्स का पार्ट हो जाती हैं। तो आर्ट को हमने डिवाइड किया 3 में। कला हमारी 3 भागों में तोड़ी गई, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट एंड अदर्स। परफॉर्मिंग आर्ट जो कला हम प्रदर्शित करते हैं और फिर लोग उसको एडमायर करते हैं, इसका मतलब हुआ थिएटर करना, ड्रामा, डांस, नुक्कड़ नाटक,
प्ले, पपेट्री, स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब जो है परफॉर्मिंग आर्ट का हिस्सा हो गई। विजुअल आर्ट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे स्कल्पचर मूर्तिकला, आर्किटेक्चर स्थापत्य कला, और पॉटरी मृदभांड बनाना, ये सब चीज़ें हमारी आ जाएंगी विजुअल आर्ट्स में। आर्ट जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द आर्स से निकला है, और आर्स का मतलब होता है स्किल, चतुराइयाँ या क्राफ्ट। कि आपको किसी न किसी चीज़ की विशेष जानकारी है, आपको क्राफ्ट्समैनशिप की नॉलेज है, यानी जो शब्द हमने पहले पढ़ा था आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप, यानी वो लोग जिनको किसी न किसी विशेष कार्य में एक एक्सपर्टीज, एक स्पेशलाइजेशन हासिल है, उसको हम शिल्प कार्य में शामिल करेंगे, कलाकारों में और शिल्पकारों में यही विशेषता होती है। आर्ट शब्द लैटिन वर्ड आर्स से निकला है, और आर्स का मतलब होता है स्किल या क्राफ्ट। यही शब्द आर्ट बाद में एक शब्द बनाता है आर्टिफैक्ट, वो चीज़ें जो मनुष्य अपनी चतुराइयों से, अपनी स्किल से तैयार करता है, उसे आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। इसी से बना है शब्द आर्टिजन। आर्टिजन मतलब कलाकार, वो व्यक्ति जो अपनी कलाओं से, अपनी चतुराइयों से कई चीज़ों का निर्माण करता है। कल्चर क्या है? कल्चर है वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी अब कवर हो गई होंगी। आर्ट और कल्चर में हमने बेसिक डिफरेंस समझा। अब आर्ट एंड कल्चर के बाद हम पहुँचते हैं आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स के बेसिक डिफरेंसेस समझने की तरफ, और यहीं से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाएगा। आर्किटेक्चर होता है मैसिव स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, और स्कल्पचर है हमारा मूर्ति कला। स्कल्पचर हुआ हमारा मूर्ति कला। अब इनमें फर्क क्या आता है? आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में पहला डिफरेंस आता है साइज का, साइज और स्कोप। तो पहला डिफरेंस हुआ साइज और स्कोप का। आर्किटेक्चर एक मैसिव बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी इमारत होती है, जैसे ताजमहल, जैसे लाल किला, ये आर्किटेक्चर में आएगा, है ना। और जो मूर्ति कला है उसका साइज रिलेटिवली स्मॉलर होता है, छोटा साइज होता है। तो पहला तो मेन डिफरेंस हमारा साइज और स्कोप के आधार पे हो गया। दूसरा हो गया हमारा मेन डिफरेंस मटेरियल यूज के हिसाब से, कि किस किस मटेरियल का यूज हुआ है। जहाँ हमारे आर्किटेक्चर में हेट्रोजीनियस मटेरियल का यूज होगा। किस मटेरियल का? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब हुआ यहाँ ब्रिक्स भी यूज होती हैं, ईंटें भी यूज होती हैं, यहाँ स्टोन्स भी यूज होते हैं, स्टोन्स भी यूज होते हैं। इसके अलावा यहाँ मेटल, एक धातु का भी यूज आपको देखने को मिलेगा। वुड, लकड़ी का यूज भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ग्लास, कांच का यूज भी देखने को मिलेगा। ऐसी तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, वो मिलकर एक आर्किटेक्चर बनाती हैं। तो स्थापत्य कला में कई सारी मटेरियल्स का यूज आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जहाँ आर्किटेक्चर में हेट्रोजीनियस मटेरियल यूज हो रहा था, वहीं स्कल्पचर मूर्ति कला में होमोजीनियस मटेरियल यूज होगा। कौन सा मटेरियल यूज होगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है एक ही मटेरियल यूज होगा, सिंगल मटेरियल यूज होगा, सिंगल मटेरियल यूज होगा होमोजीनियस में। एक ही मटेरियल का यूज करेंगे, यानी पूरी मूर्ति एक ही मटेरियल की बनी हुई होगी। स्कल्पचर्स मूर्तियों में 3D वर्क किया जाता है, 3 डायमेंशनल वर्क किया जाता है, यानी यहाँ पर ऑर्नामेंटेशन ज़्यादा किया जाता है, मूर्ति को सजाने की प्रक्रिया में ज़्यादा फोकस किया जाता है। हर बॉडी पार्ट्स को अलग अलग प्रकार से पूरा वक्त देके उसको सजाया जाता है। जबकि आर्किटेक्चर में जो है ज़्यादातर इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। कितने पिलर्स लगाए जाएं, किस मटेरियल को किस अनुपात में मिक्स किया जाए, कितना सरिया लगाया जाए, कैसे किसी बिल्डिंग को मैसिव बनाया जाए, किस किस रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाए, ये इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की नॉलेज होने के लिए हमें इशारा करता है। लेकिन स्कल्पचर्स मूर्ति कला में हमें सिर्फ एस्थेटिक सेंस होना चाहिए, हमें सौंदर्य बोध होना चाहिए कि कैसे ये मूर्ति सुंदर लगेगी। उन सब चीज़ों को हम फोकस करते हैं, इमेजिनेशन को फोकस करते हैं, क्रिएटिविटी पर फोकस करते हैं जब हम स्कल्पचर बनाते हैं, मूर्ति कला बनाते हैं। तो हमारे कुछ उदाहरण आर्किटेक्चर के हो गए ताजमहल, लाल किला, इस प्रकार के, या फिर ह्यूज टेम्पल आर्किटेक्चर्स। जबकि मूर्ति कला में हमारे पास फेमस नटराज की इमेज है और डांसिंग गर्ल की इमेज है।
तो हमने बेसिक डिफरेंसेस कवर किए, आर्ट और कल्चर में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं। आर्ट को कितने भागों में बांटते हैं, तो हमने आर्ट को अलग अलग भागों में बांटा। जैसे हमारा हुआ परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट, ये सारी चीज़ें हुई, इन चीज़ों को हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो अब अगर हमें ये पता करना हो कि हम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे करेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास अर्बन टाउन प्लानिंग है। कैसी टाउन प्लानिंग है? अर्बन टाउन प्लानिंग है। इस अर्बन टाउन प्लानिंग से ही हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर बोला जाए सिंधु घाटी सभ्यता में नगर बसते थे या फिर नगरों का विकास होता था, इट वॉज अ टाउन प्लानिंग। तो इस नगरों को प्लान तरीके से तैयार किया गया है, एक पूरे योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया है। इसको हम नगर नियोजन भी बोलते हैं, नगर नियोजन या नगरीय सभ्यता। अब इस फीचर्स को जरा ध्यान से देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हैं जिनको हमने सिटाडेल बोला, ऊंचे भवन बोले। क्या बोला? सिटाडेल। ये एक अर्बन प्लैन्ड टाउन है, एक नगर है, इसलिए यहाँ पे पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस नगर को बसाया गया है। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं अर्बन आर्किटेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जो एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। इसमें जो फीचर मिलेंगे वो हमें नगर वाले मिलेंगे। अब उन नगरीय फीचर्स को, उन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इन डिटेल स्टडी करने की शुरुआत करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या फिर ऐसी ही कई बड़ी साइट्स जैसे धौलावीरा, राखीगढ़ी, सुटका जेंडर, सुरकोटाडा, चन्होदारो, है ना, ऐसी कई जो मेजर साइट्स हैं, उन मेजर साइट्स से जो फाइंडिंग्स हैं, वो फाइंडिंग्स हमारे इस टॉपिक के स्टडी के लिए एज अ फॉर्डर मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल हम उसको यूज़ करते हैं। आपको ये समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 2800 साइट्स हैं, लगभग 2800 साइट्स हैं, 2800 साइट्स। अब इन साइट्स को हमें स्टडी करना है, तो हम इन साइट्स को कैसे स्टडी करें? तो हम इन्हें साइज के आधार पर बांटेंगे। वो साइट्स जो 10 से 50 हेक्टेयर में फैली हैं, वो अलग एक हमारा डिवीज़न हो गया। दूसरा, 5 से 10 हेक्टेयर में फैली हुई साइट्स अलग हो गई, और 5 हेक्टेयर और उससे कम वाली साइट्स अलग हो गई, है ना। तो हम बड़ी बड़ी साइट्स जो है मोहनजोदड़ो, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, सुटका जेंडर, सुरकोटाडा, ऐसी कई साइट्स को हम स्टडी करेंगे। उनके फीचर्स को हम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हमने पहला डिवीज़न किया 10 से 50 हेक्टेयर वाली साइट्स, दूसरा 5 से 10 हेक्टेयर वाली साइट्स, और फिर तीसरा हमारा डिवीज़न जाएगा 5 हेक्टेयर या उससे कम वाली साइट्स। अब 5 हेक्टेयर या उससे कम वाली साइट्स में हमारी कुछ साइट्स आती हैं जिन साइट्स को हम अलादीनो बोलते हैं, जो पाकिस्तान में पड़ती है, कोट दीजी, रूपर, बालाकोट, इस प्रकार की साइट्स। मेन जो चीज़ आपको समझनी है वो ये कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, वो नगर जो है इस प्रकार कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ये जो पश्चिम वाला पोर्शन होगा, वेस्ट वाला, और ये जो ईस्ट वाला पोर्शन होगा, इसमें फ़र्क ये है, पूर्व की तरफ लोअर टाउन बनाए गए हैं, लोअर टाउन, और पश्चिम की तरफ ज़्यादातर जो है वो सिटाडेल बनाए गए हैं। सिटाडेल होते हैं ऊंचे भवन, लोअर टाउन है निचले भवन। यहाँ पे आप संख्या में इन लोअर टाउन्स को बहुत बड़ी तादाद में पाओगे कि ये लोअर टाउन्स एरिया में ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, जबकि ये जो वेस्टर्न टाउन है जिसको सिटाडेल बोलते हैं, उसका एरिया रिलेटिवली लोअर टाउन से कम रहता है। तो जो सिटाडेल हुए, वो सिटाडेल लगभग 40 से 50 फीट ऊंचे हुए। इसकी हम हाइट देखें तो 40 से 50 फीट की हमें हाइट मिलती है। इसके बाद ये वेस्टर्न साइड पे होते हैं। ये दो फीचर्स हो गए सिटाडेल्स के। ये सिटाडेल मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े जो हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके साइज के बराबर रहता है, या जिसको आप आम भाषा में आजकल जो मॉल बोलते हो। तो जितने बड़े आज मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, उतने बड़े सिटाडेल या एक्रोपोलिस या कैसल हुआ करते थे।
और लोअर टाउन निचले घर हैं। इनके फीचर्स क्या हैं कि ये एक बड़ा एरिया कवर करते हैं, किसकी तुलना में, सिटाडेल की तुलना में। दूसरा, ये लोअर प्लेन एरिया की तरफ बनाए जाते हैं। और तीसरा कि ये पूर्वी तरफ होते हैं, ईस्टर्न साइड की तरफ होते हैं। एक नज़र इस प्लेन्ड टाउन को स्टडी करने के लिए हम इस इमेज पर डालते हैं। अगर आप ध्यान से इस इमेज को स्टडी करना चाहोगे तो आप यहाँ से कुछ फीचर्स प्राप्त करोगे। अब धीमे धीमे इनको हम इन डिटेल स्टडी करते हैं। मानो ये सिटाडेल है, ऊंचे भवन है, तो इन ऊंचे भवनों में ज़्यादातर जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो पब्लिक बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो मोस्टली किस क्षेत्र में बना करती थी, ये सिटाडेल में बना करती थी, सिटाडेल। तो जो ऊंचे भवन हैं या फिर एक्रोपोलिस या कैसल हैं, उन ऊंचे भवनों में हम पब्लिक बिल्डिंग्स बनाते हैं। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि इन सिटाडेल में रहता कौन है। संभवतः इन सिटाडेल में रूलिंग क्लास के लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? रूलिंग क्लास। और रूलिंग क्लास के लोग हैं कौन? ना ही ये प्रीस्ट हैं, पुरोहित हैं, ना ही ये क्षत्रिय क्लास के लोग हैं, क्योंकि यहाँ कोई वॉरियर क्लास पाई ही नहीं जाती थी। तो यहाँ पर है कौन? संभवतः ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं। व्यापारी या व्यापारियों का समूह या संघ, वही सिंधु घाटी सभ्यता पर रूल करता है। तो ये लोग कहते हैं रूलिंग क्लास या फिर एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग रहते हैं सिटाडेल में, ऊंचे भवनों में। तो ये सिटाडेल वाले रीजन में आपको मोस्टली बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। पब्लिक बिल्डिंग्स बोले तो जैसे हमारा ग्रेट ग्रेनरी हो गया, विशाल अन्नागार हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, विशाल स्नानागार हो गया। इसके अलावा हमारा 20 पिलर्ड हॉल हो गया, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल या फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे। ऐसी सभी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो लार्ज बिल्डिंग्स किस में आएंगी? सिटाडेल वाले रीजन में आएंगी। इस सिटाडेल वाले रीजन में और फिर अपर मिडिल क्लास वाले इस रीजन के बीच में एक ब्रिक वॉल बनाई जाती थी। ये जो ब्रिक वॉल होगी, ईंट की दीवार, ये इन दोनों पोर्शंस को अलग करेगी। इसी प्रकार ये जो अपर मिडिल क्लास के लिए हैं सेटलमेंट्स और जो लोअर मिडिल क्लास के लिए सेटलमेंट्स हैं, इन सेटलमेंट्स के बीच में भी एक दीवार का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो दीवार है, ये दीवार इनको सेग्रीगेट करने के लिए बनाई जाती थी। तो सोसाइटी में एक प्रकार का हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, यानी एक तरफ तो सिटाडेल ऊंचे भवनों में रूलिंग क्लास या फिर एरिस्टोक्रेटिक क्लास रहती है, वहीं दूसरे नंबर का जो डिवीज़न है उस डिवीज़न में मोस्टली वो लोग रहते हैं जो अपर मिडिल क्लास के। और फिर लोअर टाउन में ही दूसरे डिवीज़न में वो लोग रहते हैं जो रिलेटिवली पुअर हैं। इन तीनों के बीच में, यानी सिटाडेल और अपर मिडिल क्लास के सेटलमेंट के बीच में एक ब्रिक वॉल बनाई गई है जिससे इसको सेग्रीगेट किया गया है। और फिर अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हैबिटेशंस के बीच में भी ब्रिक वॉल बनाई गई है। ये ओवरऑल जो फोर्टिफिकेशन हमने नगर का किया था, किलेबंदी की थी, उसके अंदर के स्तरीकरण है, उसके अंदर के डिवीज़न है। यानी इन सभी के बाहर एक बहुत बड़ी फोर्टिफाइड वॉल बनाई जाएगी जो बहुत मजबूत होगी। एक बार हम पुनः उसको देख लेते हैं। पहली इमेज में हमने उसको एक इमेज के माध्यम से स्टडी किया था। ये जो बीच में आपको इमेज दिख रही है, जिस इमेज में मैंने आपसे फोर्टिफिकेशन वाली बात दोहराई थी, उसी वाली इमेज को एक बार दोबारा से देखते हैं, यहाँ से क्लियर होगा। देखिए जी, इस सेटलमेंट में हमने ये जो फोर्टिफिकेशन बनाया था, किलेबंदी बनाई थी, ये दीवार अलग रहेगी। इसके बाद सिटाडेल जिसको हम 1 नंबर दे सकते हैं, अपर मिडिल क्लास इसको 2 नंबर दे सकते हैं और लोअर मिडिल क्लास के हैबिटेशंस को 3 नंबर दे सकते हैं। यानी ये जो दीवार आपको दिख रही है, जो फोर्टिफाइड वॉल है, जो नगर की किलेबंदी वाली दीवार है, इस दीवार से लगे हुए एरिया में, यानी इस दीवार के लगे हुए क्षेत्र में, जिसको हम बॉर्डर एरिया या पेरिफेरल एरिया बोल सकते हैं, उसमें रहते हैं लोअर मिडिल क्लास के लोग। फिर इसके ऊपर आप चले जाओगे तो इस क्षेत्र में रहेंगे अपर मिडिल क्लास के लोग। और फिर आप कैसल वाले रीजन में चले जाओगे तीसरे नंबर में,
वहाँ रहते हैं रूलिंग क्लास या एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग। तो इन तीनों के बीच में भी एक छोटी बाउंड्री वॉल बना के इन क्षेत्रों को अलग किया जाता था, बांटा जाता था। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का प्रमाण है। अब आपको मैं बता दूं, समाज में ये जो स्तरीकरण आ रहा है, इस स्तरीकरण के कारण क्या है? इस स्तरीकरण के कारण है ट्रेड में मिलने वाला मुनाफा। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने पे व्यापार होता है, और ये व्यापार इनलैंड भी होता है, मतलब इंटरनल ट्रेड भी है, डोमेस्टिक ट्रेड भी है, और ये एक्सटर्नल ट्रेड भी है। हमने देखा था कि अफगानिस्तान, ग्रीस, सीरिया, इजिप्ट और रोम, यहाँ तक व्यापार, मेसोपोटामिया, इराक, ईरान, यहाँ तक व्यापार होता है सिंधु घाटी सभ्यता का। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इजिप्ट, ग्रीस, रोम, मेसोपोटामिया, इसके अलावा अफगानिस्तान, कई क्षेत्रों में एक्सटर्नल ट्रेड सिंधु घाटी सभ्यता का होता था। इंटरनल देखें तो राजस्थान यानी नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में भी इनके जो है ट्रेड लिंक्स पाए गए हैं। हमारे पास पॉपुलर 3 बंदरगाह हैं, मेलुहा, दिलमुन और मगन। मेलुहा इंडस रीजन का एक पोर्ट है, और दिलमुन मगन ये हमारा मेसोपोटामिया तक के ट्रेड रूट को क्लियर करता है। तो इस लंबे व्यापार में यानी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों में जो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाता होगा वो संभवतः रूलिंग क्लास का पार्ट बन गया, और जिसको इस ट्रेड में कम से कम बेनिफिट मिला होगा वो पुअर वाली कैटेगरी में, या फिर लेस रिच, या फिर बोलो लेस प्रिविलेज्ड कैटेगरी में रहेगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो भेदभाव है, जो स्तरीकरण है, उसका मेन कारण सिर्फ व्यापार है, ट्रेड है। क्योंकि यहाँ सोसाइटी 4 वर्णों में नहीं बटी है। यहाँ पर सोसाइटी जो है अलग अलग व्यवसायों में भी शामिल नहीं है। ये लोग कृषि करते हैं, प्राइमरीली कृषि से सरप्लस प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं, और उस सरप्लस प्रोडक्शन से ट्रेड करते हैं। तो हमने इन 3 चीज़ों को देखा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे विशाल फीचर सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ। जय हिंद।